नमस्कार दोस्तों। भारत जो है 1947 में जब आजाद हुआ तो आजादी के पहले से ही नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच जो है हिंदी भाषा को लेकर के एक विवाद उत्पन्न होता रहा है। और वही एक भाषा का, हिंदी भाषा का ही विवाद जो है पुनः एक बार उत्पन्न हुआ है। चूंकि यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है M.K. स्टालिन, और यह है जो भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। इन दोनों के बीच जो है बहस स्टार्ट हुई है और उसी बहस को जो है एक विवाद, बड़ा विवाद के रूप में उभर रहा है। और उसके बाद दूसरा इसमें समझेंगे कि परिसीमन के बारे में क्या करें या डिलिमिटेशन के बारे में दक्षिण भारत के लोग क्या सोचते हैं, और वे हमेशा ये क्यों कहते हैं कि जो है हमारे लिए जो है डिलिमिटेशन करा करके अगर वर्तमान में फिर से अगर सीटें बंटवारा की जाएगी तो हमारे फेवर में नहीं होंगी। इसी चीज को इस वीडियो में पूरा समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि डिलिमिटेशन 3 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेज की बात करते हैं और डिलिमिटेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर भी वही चीज लिखा है कि सदर्न स्टेट्स और वर्सेस सेंटर, तो अर्थात जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका जो सेंटर के साथ जो विवाद है उसको लेकर के लिखा गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है कि हाउ डिलिमिटेशन विल टेक प्लेस, मतलब डिलिमिटेशन या परिसीमन आप कैसे कराएंगे उसके बारे में लिखा गया। ठीक है, आइए इसी चीज को देखते हैं। तो दक्षिण भारत में हमेशा से जो है हिंदी भाषा को लेकर के जो हमेशा से एक इनसिक्योरिटी बनी रहती है। यहाँ पर देखेंगे जो हिंदी, यहाँ पर साइन बोर्ड लगा है, इस साइन बोर्ड को हिंदी पे जो भी कुछ लिखा गया है उसको काले पेंट से पेंट किया जा रहा है, और यहाँ पर हिंदी को जो है पूरा पेंट किया जा रहा है या काटा जा रहा है। उसके बाद इसके बाद एक कहते हैं कि जो M.K. स्टालिन है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं दक्षिण तमिलनाडु के, वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो हमारे ऊपर आप जो हिंदी इम्पोजिशन करना चाहते हैं या जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं वैसा हम होने नहीं देंगे, और ये जो हमेशा जो है सेंटर के साथ इनका जो है विरोध चलता रहता है। और ये अपने जो क्या नाम है कि ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं कि जो दक्षिण भारत है वहां पर तो आप हिंदी भाषा को प्रचार करने के लिए एक सभा भी बनाई थी जिसका नाम था दक्षिण भारत हिंदी प्रचार, और इसका उद्देश्य था कि सदर्न इंडिया में हिंदी को सिखाने के लिए किया गया था। ठीक, लेकिन आप कभी ऐसा हुआ है कि जो उत्तर भारत राज्य है वहां पर जो है तमिल भाषा को लेकर के या इवन कोई भी जो साउथ इंडिया का लैंग्वेज है उसको सिखाने के लिए कोई आज तक जो है प्रचार सभा आयोजित की गई है? और ये कह रहे हैं कि अगर नहीं की गई है ऐसा, लेकिन हम अभी तक इसका डिमांड भी कभी नहीं करते हैं। इसका जो है अभी तक हमने कभी डिमांड भी नहीं किया गया कि तमिल या कोई भी जो सदर्न इंडियन लैंग्वेज है उनको प्रिजर्व किया जाए या उसको जो है वहां पर प्रमोट किया जाए। ये कहते हैं कि अगर बीजेपी लेड जो गवर्नमेंट है, जहां पर भी जैसे भारत में 28 राज्य है तो उन 28 राज्यों में जहां पर भी बीजेपी लेड गवर्नमेंट है, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, वहां पे वो चाहे तो 3 लैंग्वेज पढ़ाएं या उससे ज्यादा या 30 लैंग्वेज पढ़ाएं, उससे मुझे कोई ना मतलब है, उनको पढ़ाने दीजिए, लेकिन तमिलनाडु को तो अकेला छोड़ दीजिए। तो आज पूरे इसी मामले को समझेंगे कि जो है 3 लैंग्वेज ये जो विवाद क्या है और ये जो 3 लैंग्वेज को लेकर के क्यों हमेशा बहस छिड़ी रहती है। ठीक है, तो आइए यहाँ पूरा अच्छे से देखते हैं। कहते हैं कि जो हिंदी को इम्पोज न किया जाए, हमारे ऊपर हिंदी को न थोपा जाए। जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो हमेशा जो है 3 लैंग्वेज को लेकर के ये कहती है कि जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसी को लेकर के आगे बढ़ती है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब क्या है कि जो भारत में 2020 में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है, उस नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि भारत के जो स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कम से कम 3 भाषा में अध्ययन कराया जाए या 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाए, जिसमें पहला वो कहते हैं कि उनको जो है कम से कम एक नेटिव लैंग्वेज दिया जाए जो वहां की क्षेत्रीय भाषा है या मदर टंग है उसमें, और दूसरा जो है इंग्लिश को बात की जाती है, और तीसरा जो है वो कहते हैं कि कोई भी आप जो है एक और लैंग्वेज सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक, तो यही वही चीज लिखा गया M.K. स्टालिन। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नदर्न इंडिया है, जो नॉर्थ भारत है, वहां पर जो है हिंदी को, जो साउथ इंडिया है वहां पर हिंदी को प्रमोट करने के लिए तो बहुत सारे जो ये प्रचार सभाएं बनाई गई हैं, लेकिन तमिल को प्रमोट करने के लिए कोई भी इनिशिएटिव जो है नहीं लिया गया था नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, और न ही कभी नॉर्थ इंडियन वालों से ये पूछा भी गया कि जो है वो तमिल भाषा को प्रिजर्व करने के लिए या साउथ की जो भी कोई भी भाषा है उसको प्रिजर्व करने के लिए कभी प्रयास किए हैं कि नहीं किए हैं। वो कहते हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा बनाई गई, लेकिन साउथ इंडिया में जो है साउथ इंडिया में जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, लेकिन दक्षिण उत्तर भारत में कोई भी ऐसी प्रचार सभा नहीं बनाई गई कि जो है दक्षिण भारत के लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। ठीक है, इसके साथ साथ 3 लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं। आगे देखते हैं कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्या, असल में 3 लैंग्वेज फार्मूला है, ये क्या है इसके बारे में समझते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें
तीन लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की गई है। एक है कि वो बहुभाषा की ओर ले आने की बात करता है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और जो लर्निंग में भी बहुत सुविधा होगी। और ये कहते हैं कि यह इट मैंडेट्स, ये जो है एकदम बाध्यकारी है कि आपको कम से कम 3 लैंग्वेज सिखाना ही है, जिसमें 2 लैंग्वेज तो आपको इंडियन लैंग्वेज कम से कम सीखना होगा, और थ्रू द चॉइस ऑफ लैंग्वेज इज लेफ्ट टू स्टेट्स एंड स्कूल। मतलब जो 2 लैंग्वेज सीखना है वह स्टेट पर छोड़ा गया है, अर्थात राज्य पे छोड़ा गया है, और स्कूल पे छोड़ा गया है कि वह किस लैंग्वेज को उनको सिखाना चाहता है। पहला तो वह चाहता है कि वो जो मदर टंग है, वहां की जो मातृभाषा है, उनको इनकरेज किया जाए, उसको प्रोत्साहित किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और कम से कम जो क्लास 5 तक का जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो उनके मदर टंग में ही जो है मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में ही शिक्षा दी जाए। लेकिन अगर उससे ऊपर भी हो सकता है, या 8 या उससे ऊपर तक भी जो है, तो उसको उसी रीजनल लैंग्वेज में देने का प्रयास किया जाए। ठीक, लेकिन वो इंग्लिश को एज ए ऑप्शन भी यूज करने के लिए कहते हैं। इंग्लिश को भी जो एज ए ऑप्शन, मतलब जो एक मदर टंग हो गया और दूसरा जो है इंग्लिश हो गया, तो 2 भाषा ही हो गए। और तीसरा कहते हैं, देखिए यही जो लाइन है यही मेन लाइन है, और इसी को लेकर के विवाद उत्पन्न होता है। यहाँ पर यूज क्या किया गया है, इट डज नॉट इम्पोज एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज एम्फेसाइजिंग स्टेट ऑटोनॉमी इन लैंग्वेज सिलेक्शन। कह रहा है कि किसी भी राज्य को जो है यह मतलब जबरदस्ती नहीं किया गया कि आप जो है किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को ही आप जो है प्रोत्साहित कीजिए या आगे बढ़ाइए। आप भारत में जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है उस किसी में से एक को पढ़ाने या प्रमोट करने का प्रयास कीजिए। इसको आप समझाते हैं अच्छे से क्या है। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो है एम.के. स्टालिन जी, इनका कहना है कि जो उत्तर भारत के राज्य हैं, या एक है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो तमिलनाडु है या जो दक्षिण भारत के राज्य है वहां पर हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है या ये जबरदस्ती पढ़ाने की बात की गई है। लेकिन इस वाली लाइन को आप पढ़कर ये नहीं समझेंगे कि ऐसा कुछ लिखा गया। यहाँ पर लिखा गया है, जैसे अगर तमिलनाडु है तो वहां पर एक तमिल लैंग्वेज बोला जा रहा होगा और दूसरा इंग्लिश को प्रमोट करने की बात की गई होगी। तो 2 ये लैंग्वेज हो गया। और तीसरी बात हो गई कि आप या तो चाहे तो हिंदी जो है वो सिखा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, या उसके अलावा कोई भी, अर्थात जो तमिल तो सिखा ही रहे हैं आप, उसके अलावा दूसरा इंग्लिश सिखा रहे हैं, और तीसरी लैंग्वेज जब सिखाने की बात आ रही है तो आप हिंदी सिखा सकते हैं। जी ऑप्शन आपके पास है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, जिससे आप हिंदी सिखा सकते हैं, गुजराती सिखा सकते हैं, मराठी सिखा सकते हैं, कन्नड़ सिखा सकते हैं, मलयालम सिखा सकते हैं, उड़िया सिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज भारत में है। लेकिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो इसी को लेकर के हमेशा विवाद करते रहते हैं कि जो उत्तर भारत के जो लोग हैं वह हिंदी भाषा को प्रमोट करना चाहते हैं। तो भाई ये एज ए ऑप्शन है ना, कि एज ए ऑप्शन का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे रूम है, इसका मतलब कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसमें से कोई एक आपको चूज करना है। ठीक, तो यही लाइन विवादों के घेरे में रहता है, और इसको जो है वो एक है कि अपने हित में यूज करना चाहते हैं। कारण इसका ये है कि 2026 में जो है तमिलनाडु में इलेक्शन होने वाले हैं, और उस तमिलनाडु में इलेक्शन होने को लेकर के जो है एम.के. स्टालिन जो है इसको हमेशा उत्तर भारत से लेकर के हमेशा जोड़ करके दिखाते हैं, ताकि उनको वोट बैंक का राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ जो कहते हैं कि हिंदी को इम्पोज न करने की बात हमेशा यही कहते हैं, और कहते हैं कि हम रीजनल लैंग्वेज में तो प्रोवाइड कराएंगे ही, और पहले से ही हम जो है रीजनल लैंग्वेज में और इंग्लिश में प्रदान करते हैं, लेकिन तीसरा लैंग्वेज क्यों। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है कि जो पॉलिटिक्स ओवर 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, जो कि पॉलिटिक्स क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताया ही है कि 2026 में जो है वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, और इलेक्शन को लेकर के हमेशा जो है क्षेत्रीय पार्टियां, जैसे या वहां पर क्षेत्रीय पार्टी का मतलब क्या है, वहां पर डीएमके की पार्टी है। जैसे जो एम.के. स्टालिन जी है, एम.के. स्टालिन जी की पार्टी का नाम है डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और उनकी अपोजिशन पार्टी है जिसका नाम है एडीएमके, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम वहां का है। तो 2 पार्टियां हैं, उन दोनों पार्टियों में हमेशा जो है विवाद उत्पन्न होता रहता है। तो जो डीएमके पार्टी है, जो वहां पर एम.के. स्टालिन की पार्टी है, वो चाह रही है कि हम जो है हिंदी को ऐसा कर करके अपना जो वोट बैंक है उसको तमिल जो भाषा के वहां लोग हैं अपने और कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये कह भी रहा है कि जो बीजेपी पे अटैक करते हुए इन्होंने कहा कि जो हिंदी भाषा है वह हिंदी भाषा जो नॉर्थ रीजनल लैंग्वेज है, जो भी नॉर्थ में और भी भाषाएं बोली जाती थी, उन भाषाओं को ये क्या कर दिया गया, स्वैलो कर लिया, निकल गया। मतलब बहुत सारे हिंदी लैंग्वेज को जो प्रमोट करने के लिए जो है बहुत सारे और भी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है उनको समाप्त कर दिया गया है।
ठीक। इवन मोर देन 25 नदर्न इंडियन नेटिव लैंग्वेजेज हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेजन ऑफ हेजिमनी हिंदी संस्कृत लैंग्वेज। मतलब ये कह रहे हैं कि हिंदी संस्कृत लैंग्वेज की जो हेजिमनी बनाए रखने के लिए, उनका वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगभग 25 जो है इंडियन नेटिव लैंग्वेज को जो है वो क्या किया कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया हिंदी और संस्कृत ने। ठीक है। उसके बाद देखा रहा है कि जो बहुत सालों पहले जो है 100 सालों पहले की बात करते हैं कि एक द्रविड़ मूवमेंट हुआ था, वहां पर द्रविड़ आंदोलन हुआ था। उस द्रविड़ आंदोलन ने अपनी सुरक्षा के लिए जो अपनी तमिल और जो है अपने तमिल भाषा और अपने इट्स कल्चर को जो है वो बचा करके रखा। कारण इसका क्या था, कह रहे हैं कि ये जो है अवेयरनेस के कारण हमने उसको बचा करके रखा था। लेकिन अगर हमारे पास अवेयरनेस न हो तो, जागरूकता न होती तो शायद जो हमारा आज तमिल भाषा है या हमारी जो कल्चर है उसको आज प्रमोट नहीं किया जा सकता था, या आज तक नहीं बचा करके रखा जा सकता। क्योंकि तमिल भाषा बहुत समय जो वहां पे तमिल लोग हैं उनके ऊपर हिंदी को इम्पोज किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तमिल भाषा को या ये कहें कि हिंदी इम्पोज करने की बात की जाए, क्योंकि वहां पर हम आपको दिखाए ना कि वहां पर ये नहीं कहा गया है कि आपको हिंदी ही पढ़ाना है। आप हिंदी पढ़ाइए, तमिल पढ़ाइए, या जो और भी अदर लैंग्वेज है, गुजराती पढ़ाइए, मराठी पढ़ाइए, उनको पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जो है यहाँ केवल उसको हिंदी हिंदी किए हैं, इसका मतलब जाहिर से है कि आप जो है इसको पॉलिटिक्स के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन तमिलनाडु एक्सेप्ट कुछ दिन पहले जो है स्टार्टिंग में तमिलनाडु आप देखेंगे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की बात किया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है वो अभी जो चुनाव आया है तो उसको जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं हुआ था। कारण इसके पीछे ये है कि अभी कुछ दिन पहले जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है ये काशी में एक तमिल संगमम कर रहे थे। वहां पे काशी मतलब कि उत्तर और दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो आपस में आकर के मिलते हैं, और जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोग उस पर बात विचार करते हैं। उसी को इनॉग्रेट करने के लिए जो है धर्मेंद्र प्रधान जी गए थे, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक, वो एजुकेशन मिनिस्टर गए थे और उसी के समय इन्होंने कहा था कि जो ये नई शिक्षा नीति के तहत वहां पर अगर 3 लैंग्वेज नहीं करेंगे तो वह जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो उसको उनको जो राज्यों को पैसा दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, वह जो है नहीं दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। ठीक, इसी बात को लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ। तो आइए देखते हैं कि जो समग्र शिक्षा अभियान क्या है। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है, पहले ये जो यूनियन होम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वह जो है ये बोले कि जो फंड है वो नहीं दिया जाएगा। कारण क्या, क्योंकि जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज सिखाने की बात की गई है, अर्थात अब 2 लैंग्वेज पहले से चला रहे थे। जब 2 लैंग्वेज पहले से चला रहे थे तो आप उसको खर्च कर रहे थे, तो तीसरे लैंग्वेज जब नहीं सिखा रहे तो पैसे की आवश्यकता आपको होगी नहीं। तो वही कह रहे हैं कि 3 लैंग्वेज नहीं अगर आप अपनाते हैं, या ये कहें कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत पूरा काम नहीं करते हैं तो आपको समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी आपको 2000 करोड़ या जो भी कुछ पैसा देना है वो आपका रोक दिया जाएगा। तो डीएमके और ये भी कहते हैं कि प्रधान ये भी कहते हैं कि जो डीएमके गवर्नमेंट है व्हाई तमिलनाडु एलोन इज रेजिस्टिंग, मतलब कि क्यों तमिलनाडु एक ऐसी राज्य है जो इस चीज का विरोध कर रही है। क्योंकि और भी तो भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में 27 राज्यों अगर इसका जो है कह रहे हैं कि नहीं इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे या इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, तो बाकी तमिलनाडु को ही क्यों इससे आपत्ति हो रही है। ये बोले थे कब, इनॉग्रेशन ऑफ द तमिल संगम, पीछे बताएं कि तमिल संगमम में जो काशी में तमिल संगमम हुआ था उसी इनॉग्रेशन में बताए थे कि केवल तमिलनाडु की इस पर आपत्ति क्यों हो रही है। लेकिन ये पहले जो है इस चीज को एग्री कर ली थी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम पूरी तरह से लागू करेंगे, लेकिन लेटर विथड्रॉ, लेकिन बाद में जो है उस चीज से अलग कर ली कि नहीं हम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे। और इसका मतलब यह है कि अगर आपको ये धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर आपको ये पैसा नहीं मिलता है तो यह स्टेट की गलती होगी, यह इसमें सेंटर की गलती नहीं होगी। क्योंकि जब आप स्टेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है कि आपको ये चीजें लागू करनी है, अगर ये लागू नहीं कर रहे हैं तो उसी के लिए पैसा देना है। अगर उसको पैसा अगर रोक रहे हैं तो इसका मतलब आपकी गलती है, और इसके वजह से आप ये चाहते हैं कि जो वहां पे तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके हित में काम न हो, और उनके आप हित नहीं चाहते हैं, इसलिए ये आपके ही कदम ऐसे होंगे। ठीक, दे कैन नॉट थिंक दे आर एबव द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी कह रहे हैं कि जो एमके स्टालिन जी हो ये ना सोचें कि वह जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है, क्योंकि सबको स्टेट और गवर्नमेंट जो है उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन से ही चलना होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही जो है इन दोनों को चलना होगा। तो ये वही कह रहे हैं कि इनको ऊपर अपने ऊपर नहीं समझना चाहिए।
समग्र शिक्षा अभियान क्या है? 2018 में जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था, और इसके तहत जो है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम जो है, इन तीनों योजनाओं को जोड़ करके एक कर दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया। और इसमें जो है 1.16 मिलियन से अधिक स्कूलों में फैली हुई है। यह योजना जो है 1.16 मिलियन से अधिक स्कूलों में फैली हुई है, और इससे 15.6 करोड़ बच्चों को और 57 लाख शिक्षकों को लगभग फायदा होने वाला है। और ये योजना जो कवर किसको करती है? ये जो प्री प्राइमरी है और सीनियर सेकेंडरी अर्थात इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं जो है वहां तक के बच्चों को ये कवर करती है। और ये देखिए यही बात है कि जो केंद्र इस योजना में जो पैसा लगता है, समग्र शिक्षा अभियान में जो पैसा लगता है, वह केंद्र सरकार के द्वारा 60% दिया जाता है और राज्य सरकार के द्वारा जो है 40% दिया जाता है। जो 60% पैसा दिया जा रहा है वही जो 2000 करोड़ के आसपास जो देने की बात की गई है, उसी को केंद्र सरकार रोकने के लिए कह रही है। तो यही मेन विवाद यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, ठीक। और यह जो है राज्य, जिला और उप जिले का उपयोग करने में, कार्यान्वयन तंत्र को लेन देन में और लागत में सामंजस्य स्थापित करने में क्या करेगी? मदद करेगी। ये जो कार्यक्रम है ये पूरा इस प्रकार से मदद करती है, मतलब तीनों स्टेज पर। लेकिन अगर ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, लेकिन एक ये भी मुख्यमंत्री है जो है आंध्र के मुख्यमंत्री, और जिनका नाम है सीएम चंद्रबाबू नायडू जी। और चंद्रबाबू नायडू जी जो इस समय जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में है। तो इनसे जब पूछा गया कि अच्छा आप बताइए कि आप जो है 3 लैंग्वेज के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये कहते हैं कि नॉट 3, आई एम गोइंग टू प्रमोट 10 लैंग्वेजेस इन यूनिवर्सिटीज। मतलब कि यह अपने यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों में 3 ही क्यों, मैं तो उससे ज्यादा अर्थात 10 लैंग्वेज को जा रहा हूँ प्रमोट करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा जब लैंग्वेज लोग सीखेंगे तो उनको ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अगर किसी व्यक्ति को कनाडा आ रहा है या एक है कि जो जर्मन भाषा आ रही है, तो उस लड़के को जो जर्मनी में जाकर के अगर हायर एजुकेशन प्राप्त किया तो जर्मनी में जाकर के भी वो जॉब कर सकता है। अगर किसी को जो फ्रेंच आ रही है तो फ्रांस में जाकर के प्राप्त कर सकता है। तो इसी को कह रहे हैं कि हम तो जा रहे हैं कम से कम 10 लैंग्वेज को लेकर के प्रमोट करेंगे, और यहाँ पर 2 या 3 लैंग्वेज को लेकर के ही क्यों बात की जा रही है। और आइए अगला जो टॉपिक हम लोग का है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन को लेकर दक्षिण भारत के लोग क्या सोचते हैं उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये तमिलनाडु है तो पहले डिलिमिटेशन क्या होता है या परिसीमन क्या होता है इसको पहले समझते हैं। जैसे हमेशा जब चुनाव होता है तो चुनाव से पहले जब जनगणना होती है तो जनगणना के बाद एक परिसीमन कराना होता ही है, ठीक। तो जो परिसीमन और परिसीमन होता क्या है, परिसीमन से जो है लोकसभा की सीटें और जो विधानसभाओं की सीटें इनको निर्धारित की जाती है, उन क्षेत्रों को निर्धारित की जाती है। तो जो क्षेत्र को निर्धारित की जाती है वो परिसीमन के द्वारा ही की जाती है। तो परिसीमन आयोग बनाए जाते हैं, उस परिसीमन आयोग द्वारा ही ये निर्धारित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीटें होंगी और भी जो राज्य है वो वहां पर कितने लोकसभा सीटें होंगी या विधानसभा सीटें होंगी, ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में अगर 80 लोकसभा सीट है तो यह पिछला जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार या परिसीमन के अनुसार हुआ था। पिछला का मतलब ये 1971 के अनुसार ही चल रहा ना। पिछला तो 2001 में भी जनगणना हुआ, 2011 में भी जनगणना हुआ, लेकिन उसके बाद हुए नहीं, ठीक। तो वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह करके किया। वो कहते हैं कि जो 2026 में परिसीमन करते हैं तो उसको अगले 30 वर्षों के लिए 1971 की जनगणना के आंकड़ों का ही उपयोग किया जाए। इनका मतलब क्या है, देखिए जो 2026 में जनगणना ये परिसीमन होना है तो 2026 में जब परिसीमन होगा तो उसके अनुसार 2021 का जनगणना का उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी 2021 के जनगणना का रिवील नहीं किया गया, और जब रिवील किया जाएगा तो उसके अनुसार परिसीमन करना पड़ेगा। और जब परिसीमन होगा तो उनको ये लग रहा है कि हमारे जो क्षेत्र है, जो हमारे क्षेत्र या तमिलनाडु है जो दक्षिण भारत के राज्य है, वहां पर जो ये ग्रोथ रेट है मतलब जन्म दर है वो कम है। जब जन्म दर है तो इनको ऐसा लग रहा है कि सीटें हम लोगों को कम मिलेगी, क्योंकि जो सीटों का बंटवारा होता है वो एक निश्चित अनुपात में होता है कि एक पर्टिकुलर जैसे 10 लाख पे 1 सीट अगर दी गई है तो अगर वहां पे जन्म दर कम रही है तो उनकी सीटें की संख्या कम हो जाएगी। उसी चीज को लेकर के जो है हमेशा डरे हुए रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि 2026 में जो परिसीमन कराते समय आपको 30 वर्षों के लिए 1971 की जो जनगणना है, अर्थात जब 2026 में परिसीमन होगा तो ये कह रहे हैं कि 30 वर्षों तक आगे चलेगा, लगभग 2056 तक, और उस 2056 तक 1971 की जनगणना को ही फॉलो किया जाए। क्योंकि 2011 या जब 2021 में या 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उस समय दक्षिण उत्तर भारत के राज्यों की जो जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और दक्षिण भारत की तुलना में, ठीक। तो उस हिसाब से जो उत्तर भारत के राज्य होते तो उनको सीटें ज्यादा मिल जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो 1971 की जनगणना के अनुसार ही अभी भी जो है ये सीटों का बंटवारा किया गया है, वो अभी भी उसी प्रकार से किया गया 1971 के। तो उसी को आप भी कह रहे हैं कि और भी 30 साल आगे तक बढ़ाया जाए। जो सत्ता रूढ़ जो है द्रमुक या इसे कहते हैं कि डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कहते हैं, और इनका जो विपक्षी है अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, या और भी पार्टियां जो है एक साथ मिली थी और वो मिल करके जो है वहां पर एक बैठक की थी, और बैठक में ये सारे डिबेट हो रहे थे। मतलब डिबेट का मतलब ये है कि वहां पर बात विचार हो रहे थे कि कैसे जो है क्या किया जाए। तो सभी पार्टी प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से जो है एक अपना सहमति दिया, और सहमति के बाद जो है दक्षिण भारतीय राज्यों को प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू करने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। मतलब ये जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो जनसंख्या पर नियंत्रण किए हैं, तो जो जनसंख्या पर नियंत्रण किया है तो उनको तो और प्रोत्साहित करना चाहिए, या एक है सीटों को और बढ़ाना चाहिए। लेकिन उनका डर ये हमेशा रहता है चूंकि जो डिलिमिटेशन होगा या जो परिसीमन होगा उसमें जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होगी, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है तो इसको सीटों की संख्या ज्यादा मिलनी चाहिए, और तमिलनाडु की संख्या अगर कम हो गई है, पहले की अपेक्षा अगर कम हो गई है, तो जाहिर सी बात है पहले की अपेक्षा अब सीटों की संख्या भी कम हो जाएगी। इसी चीज को ये लोग हमेशा दंडित रहते हैं, और ये कहते हैं कि अगर हम लोग जनसंख्या नियंत्रण का उपाय कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जो ये जो सीटों की संख्या उसमें दंडित किया जाए। ठीक है। और आगे ये जो परिसीमन क्या होता है कि परिसीमन हर जो है 10 साल, हर वैसे 10-20 साल पे कराना चाहिए। जैसे हर एक रूल तो यही है कि हमेशा जो है एक अगर जब जनगणना हो जाता है तो परिसीमन कराना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। अक्सर 2 या 3 दशक बीत जाते हैं, या एक है कि 20 या 30 वर्ष के बाद ही जो है ये परिसीमन कराए जाते हैं। तो अगर अब परिसीमन होता है तो जाहिर सी बात है सीटों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है। और जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें जो है इनको ये डर बना हुआ है। तो देखिए पिछली बार जो परिसीमन हुआ था 2001 की जनगणना के 1 साल बाद जो है 2002 में किया गया था, और जनसंख्या वृद्धि के आधार पर कुछ राज्यों में सीटों और अन्य को कम सीटें दी जाती हैं। जब जनसंख्या कम होगी तो वहां पर सीटों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वाजपेयी जी जो थे वो 2000 में दक्षिण भारत से वादा किया था कि 2002 के परिसीमन अभ्यास में 1971 की जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों को ध्यान में रखा जाएगा। वही चीज जो अभी हमने बताया है कि अगर जनगणना तो हुई थी 2001 में, लेकिन जो परिसीमन के द्वारा जो सीटों का निर्धारण किया गया था 1971 की जनगणना के अनुसार, उसी को अभी भी अपनाया जाता है। ठीक है। इसीलिए वर्तमान में 543 जो लोकसभा की सीटें हैं वो जो 1971 की जनगणना के अनुसार ही किया गया है। और यह आंकड़ा पहली बार जो है 1973 में आया था। जो 543 की संख्या आई थी वो 1971 की जनगणना के बाद आई थी, और वो जो परिसीमन हुआ था, चूंकि 1971 में जनगणना हुआ, 1973 में परिसीमन हुआ, सीटों का बंटवारा 1973 में हुआ था। तो उसी समय निर्धारित किया गया था कि जो 543 सीटें होंगी लोकसभा। ठीक है। और ऐसी आशंका है कि 2026 में संसदीय सीमाओं को फिर से बनाने के लिए नवीनतम जनगणना डेटा का उपयोग करके पारंपरिक पद्धति पर वापस लौट सकता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जो एनडीए सरकार इस समय है, उस एनडीए सरकार में हो सकता है कि अगर 2021 की जनगणना आ जाए तो उसके द्वारा 2026 में परिसीमन कराया जाएगा, और 2026 में जब परिसीमन कराया जाएगा तो इनके द्वारा जो क्षेत्रों का अलग अलग प्रकार से बंटवारा किया जाएगा। तो किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, तो उनके साथ जो है ऐसा बर्ताव न हो जिनकी जनसंख्या में कमी हुई है या वृद्धि हुई है। जबकि दक्षिण राज्यों में 1970 और 1980 के दशक में प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपायों को लागू करने के बावजूद लोकसभा की सीटों की संख्या लगभग स्थिर रह सकती है। अगर 1970 या 71 के अनुसार अगर चलेंगे तो जनसंख्या की जो सीटें हैं वो हमें जो है स्थिर बनी रहेंगे। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो हमारा विचार है वो ये है कि जनसंख्या, ये जो लैंग्वेज है वो हमको ये ऐसा नहीं लगता कि कभी डिवाइड करने का काम करता है। जो लैंग्वेज है वो तो हमेशा जोड़ने का काम करता है। आपको जितने ज्यादा से ज्यादा अगर लैंग्वेज आते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, और आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त होने की भी संभावना ज्यादा रहती है। जैसे अगर आपको कन्नड़ा आ रहा है, इसका मतलब जो कनाडा वाले में जो कन्नड़ भाषा बोलते हैं, अगर आपको कन्नड़ आ रहा है तो जो लड़का तमिलनाडु में रह रहा है वो जाकर कन्नड़ वहां पर कनाडा में, मतलब ये कर्नाटका में भी जॉब कर सकता है।
ये जो लड़का जैसे अगर उड़िया आ रहा है, अगर तमिलनाडु का लड़का अगर उड़िया आ रहा है तो वो उड़ीसा में भी जाकर के जॉब कर सकता है। मतलब ऐसी पूरी अपॉर्चुनिटी उसको रहती है जितनी ज्यादा लैंग्वेज अपनाएंगे। लेकिन मुझे तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री है उनसे यही असहमति है कि वो एक या दो लैंग्वेज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, जबकि और भी जो स्टेट है वो एक कह रहे हैं कि मैं तो और भी ज्यादा लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहता हूँ। तो मुझे भी यही लगता है कि जो लैंग्वेज है वो कहीं पर भी बाधा नहीं बनने वाला, जबकि लैंग्वेज तो जितनी ज्यादा लैंग्वेज आपको आएगा उतने ज्यादा आप क्या करेंगे, लोगों से जुड़ सकते हैं। आपके इस बारे में क्या विचार है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।